बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 स्टेट्स एंड फेज ऑफ मैटर उसका हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अच्छा फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर बेसिक जो डिफरेंस है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज की वजह से ही है। ठीक है, तो इनके जो आंसर्स है ना, वो जो पेट आंसर है वो एक या दो लाइन के अंदर इनका आंसर बन जाता है। ऑल तो फिर भी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखूंगा, तो आप चाहें तो एट द एंड इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें जब ये मैं पूरा बोर्ड हल कर लूंगा। ठीक है, पहले है एक्सप्लेन एट मॉलिक्यूलर लेवल व्हाई इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग इफेक्ट। कि मॉलिक्यूलर लेवल पे बताएं कि इवेपोरेशन से कूलिंग क्यों होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर इवेपोरेशन का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स का लिक्विड के में से निकल के वेपर्स में चले जाना। ठीक है, लिक्विड के सरफेस को छोड़ के, ठीक है, ये एक लिक्विड है ये, ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स का लिक्विड्स में सरफेस को छोड़ के, ठीक है, यहां से वेपर्स की फेज में आ जाना दूर दूर। ठीक है, इसको कहते हैं इवेपोरेशन। अब वही मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इन तो हम कहेंगे कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो तो यहां से इवेपोरेट हो गए। अब पीछे जो लिक्विड में बचे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, उनकी निस्बत कम है। तो जब कम काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स पीछे बचेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ। अगर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम है तो उनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पे क्या होगी, कूलिंग होगी। अब ये लिक्विड खुद भी ठंडा हो जाएगा और कुछ ना कुछ वो हीट सराउंडिंग से लेता रहेगा। सराउंडिंग में भी क्या होगा, कूलिंग का इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी को हम स्टूडेंट्स डिटेल में लिखते हैं कि ड्यूरिंग इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन के दौरान मॉलिक्यूल्स विद हाई काइनेटिक एनर्जी लीव फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। वो तो लिक्विड के सरफेस से निकल जाते हैं। ठीक है, लीविंग बिहाइंड, पीछे क्या कौन से बच जाते हैं, मॉलिक्यूल्स विद लो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स विद लो काइनेटिक एनर्जी। अब जो मॉलिक्यूल पीछे बच गए उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम है। एज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब जब काइनेटिक एनर्जी कम है, पीछे जो मॉलिक्यूल बच गए, सो टेम्परेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट बिहाइंड, जो मॉलिक्यूल पीछे रह गए, फॉल्स, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एज इवेपोरेशन कंटिन्यूस, जैसे जैसे इवेपोरेशन चलती रहेगी तो उनका टेम्परेचर क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। हाँ, फिर वो क्या करते हैं, वो सराउंडिंग से हीट जज्ब करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर सराउंडिंग में भी कूलिंग का इफेक्ट हो जाता है। लेट्स सपोज वो अपना टेम्परेचर बरकरार रखते हैं, तो फिर वो हीट कहां से ले रहे होंगे, सराउंडिंग में, तो कहीं ना कहीं कूलिंग जरूर हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्लेन व्हाई लिक्विड विद स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि वो लिक्विड जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, टेंड्स टू हैव लो रेट ऑफ इवेपोरेशन, उनमें इवेपोरेशन की स्पीड कम होती है, रफ्तार आहिस्ता होती है, एट अ गिवन टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पे। ठीक है, एज कंपेयर टू लिक्विड, उन लिक्विड की निस्बत विद लो इंटरमॉलिक्यूलर, यानी कि जो जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती हैं उनकी निस्बत जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं उनमें इवेपोरेशन कम की होती है। ठीक है, तो इवेपोरेशन बेसिकली स्टूडेंट्स होता क्या है, अभी मैंने डायग्राम बनाई थी कि मॉलिक्यूल्स अपने लिक्विड के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करता है काइनेटिक एनर्जी की वजह से, और वो क्या करता है, अपने सरफेस से निकल जाता है। ये मैं बनाता हूं, दोबारा देखें। ये लिक्विड है, आपको पता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कुछ ना कुछ स्टैब्लिश हुई होती हैं। ठीक है, अब इवेपोरेशन में क्या होता है, ये इस तरह करके इनके दरमियान में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इवेपोरेशन में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स अपनी इन इंटरमॉलिक्यूलर, ये वाला मॉलिक्यूल इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ के यहाँ अपने सरफेस से निकल जाएगा। इसी तरह ये वाला भी इसको और इसको खत्म करके यहां से निकल जाएगा। तो जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी वो मुश्किल से इवेपोरेट होंगे, वो सरफेस को लीव नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इसके बरक्स जिनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी उनके लिए आसान होगा कि इनको तोड़ के
ठीक है, और लिक्विड से वेपर्स के फेज में चले जाना, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा कि जिन लिक्विड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होती है, ठीक है, इवेपोरेशन कम क्यों होती है? बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर मॉलिक्यूल्स टू लीव द सरफेस ऑफ लिक्विड। तो हम लिखेंगे एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंक्रीज, फोर्सेस और स्ट्रॉन्गर, जैसे जैसे ये मजबूत होती हैं, इट इज डिफिकल्ट फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड टू ओवरकम दीज फोर्सेस, कि वो इन फोर्सेस को खत्म करे एंड लीव द सरफेस ऑफ लिक्विड, और वो लिक्विड के सरफेस से निकल जाए, क्योंकि फोर्सेस क्या है? स्ट्रांग है, ठीक है। हेंस इवेपरेशन इज लोअर। इस तरह के जो लिक्विड्स होते हैं इन लोअर इन लिक्विड्स विद स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मैं इसको आईएमएफ लिख देता हूं, ठीक है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी, मॉलिक्यूल्स के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो इनको तोड़ के लिक्विड के सरफेस से निकल के किधर चले जाएं? वेपर्स में चले जाएं। इसीलिए इस तरह के लिक्विड्स में इवेपोरेशन क्या होगी? लोअर होगी विद स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी तो वो बड़ी आसानी से अपने सरफेस को छोड़ के कहां चले जाएंगे? वेपर्स में, तो उसमें इवेपोरेशन क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। सी देखें स्टूडेंट्स कि वन फील सेंस ऑफ कूलिंग अंडर द फैन आफ्टर बाथ, के नहाने के बाद अगर पंखे के नीचे आप आएंगे तो आपको कूलिंग महसूस होगी। वजह कि जब हवा चलती है ना तो लिक्विड्स इवेपोरेट होते हैं, और इवेपोरेशन के लिए उनको चाहिए एनर्जी। वो एनर्जी वो कहां से लेते हैं? देखें, हाई काइनेटिक एनर्जी वाले लेफ्ट करेंगे तो फिर जो लो काइनेटिक एनर्जी वाले बचेंगे, एक तो कूलिंग होगी। तो वो जो लिक्विड्स हमारी बॉडी पे लगा था उसने काइनेटिक एनर्जी कहां से ली? उसने काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हमारे बॉडी के टेम्परेचर से ली, और जब हाई काइनेटिक एनर्जी वहां से निकल गई तो लो काइनेटिक एनर्जी हमारे सरफेस के ऊपर रह गई, तो हमें क्या महसूस होगी? कूलिंग महसूस होगी, ठीक है। तो अंडर द फैन, इसकी रीजन लिखें, बिकॉज अंडर द फैन इवेपोरेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, इवेपोरेशन होती है। अब क्यों, कैसे होती है? द वाटर मॉलिक्यूल्स टेक नेसेसरी काइनेटिक एनर्जी, कि उन्हें जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए फ्रॉम आवर स्किन, वो हमारी स्किन से या बॉडी से वो काइनेटिक एनर्जी लेते हैं, ठीक है, एंड इवेपोरेट, फिर वो क्या कर जाते हैं? इवेपोरेट कर जाते हैं, ठीक है, लीविंग बिहाइंड मॉलिक्यूल्स विद लो काइनेटिक एनर्जी। तो बाकी क्या बचेंगे? लो काइनेटिक एनर्जी वाले। इसके अलावा जब उन्होंने हमारी स्किन से काइनेटिक एनर्जी ली, मतलब हमारी स्किन का टेम्परेचर यूज किया, तो जब वो इवेपोरेट हो गए, उन्होंने वो टेम्परेचर यूज कर लिया, तो पीछे कम टेम्परेचर या कम काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल बच जाएंगे, ठीक है। लिविंग बिहाइंड मॉलिक्यूल्स विद लो काइनेटिक एनर्जी, हेंस आवर बॉडी फील्स कूलिंग। हमारी स्किन क्या करती है? कूलिंग महसूस करती है। अब देखें, ये जो स्पिरिट वगैरह होते हैं ये बड़े वोलेटाइल होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे फौरन इवेपोरेट होता है, पंखा ना भी चल रहा हो तो ये हमारी स्किन के ऊपर गिरे तो ये हमारी स्किन की एनर्जी को यूज करके इवेपोरेट होता है। हमें शदीद ठंड महसूस होती है, आप परफ्यूम स्प्रे करते हैं डायरेक्ट तो उस जगह पे भी हमें ठंड महसूस होती है, क्योंकि वो हमारी स्किन का टेम्परेचर यूज करके इवेपोरेट हो जाते हैं। जब एक टेम्परेचर यूज हो गया तो उस जगह का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो हमें क्या महसूस होगी स्टूडेंट्स? कूलिंग महसूस होगी, ठीक है। डी, हाउ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, कि एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कैसे होता है? ड्यूरिंग इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड, के लिक्विड इवेपोरेट हो रहा हो इन अ क्लोज्ड वेसल, के ऊपर से ढक्कन बंद हो, जिस भी बर्तन में, जिस भी बीकर में वो काम हो रहा है, वेसल के अंदर हो रहा है, वो ढक्कन ऊपर से बंद है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे एस्टैब्लिश होता है, ठीक है फ्रेंड्स।
अच्छा स्टूडेंट्स देखें, इवेपोरेशन में वैसे तो होता है कि ये अगर एक वेसल है, ये इसमें हमने लेट्स सपोज पानी ही बॉईल किया, ठीक है, तो पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं इवेपोरेशन में, ठीक है, यहां से लीव करते हैं। ओके, अब जब ये लीव करेंगे तो ये यहाँ पे इकट्ठे होना स्टार्ट हो जाएंगे, बल्कि ये तो लेफ्ट कर देते हैं। लेकिन अगर ऊपर से वेसल क्लोज्ड हो, ठीक है, ऊपर से जी ढक्कन भी बंद कर दिया हमने, ये नहीं निकल सकते। अब कुछ देर के बाद क्या होगा कि इवेपोरेशन चल रही है, ठीक है, स्टार्ट के अंदर क्या होगा कि लिक्विड से वेपर में जाने वालों की तादाद ज्यादा होगी, ठीक है, और एक आधा कोई वापस भी आ रहा होगा। एक टाइम आएगा जब इतने वेपर्स बन चुके होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, इसी के ऊपर ढक्कन बंद आइए कि इतने वेपर्स बन चुके होंगे ऊपर भी कि जितने वेपर्स में जा रहे होंगे, ठीक है, अगर 3 वेपर्स में जा रहे हैं तो 3 ही वापस आ रहे होंगे। क्यों? जब वो यहां से इसका ढक्कन बंद है तो जो मॉलिक्यूल्स ऊपर गए अब वो निकल तो सकते नहीं है, ठीक है, वो आपस में भी टकराते हैं, वो ढक्कन के साथ भी टकराते हैं, ठीक है, और वो लिक्विड के सरफेस के साथ भी टकराते हैं, तो दोबारा सरफेस में क्या हो जाते हैं, एंटर हो जाते हैं। जब वो आपस में टकराते हैं ना, तो एक की काइनेटिक एनर्जी में भी हाई हो जाए, एक की लो हो जाए, जिसकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है वो कंडेंस होकर दोबारा किस फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसके आंसर में, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स व्हेन evaporation is carried out in closed vessel। क्लोज्ड वेसल में जब हम ये काम करते हैं, ठीक है, तो एक खास टेम्परेचर के ऊपर जाके द आफ्टर सम टाइम, ठीक है, एक खास टाइम के बाद सैचुरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, देखिए ना ऊपर से वेसल क्लोज है, तो जो वेपर फेज के अंदर सैचुरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वेपर्स इज वेरी हाई, ठीक है, वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, दे बिगेन टू कंडेंस, वो दोबारा इकट्ठे हो गए, कंडेंसेशन होता है कि एक वेपर का दोबारा किस में चले जाना, लिक्विड में चले जाना। अब ऊपर से वेसल बंद थी, ये लिक्विड था, ऊपर से वेसल बंद थी, स्टार्ट में तो इवेपोरेशन हो रही थी, लेकिन अब इतने मॉलिक्यूल्स ऊपर भी हो गए कि सैचुरेशन इतनी बढ़ गई कि वो आपस में टकरा के या लिक्विड के सरफेस से टकरा के दोबारा किस फॉर्म में आना शुरू हो गए, लिक्विड में। और अब वेपर इतने ज्यादा है कि जितने वेपर बनते हैं उतने ही टकरा के क्या होते हैं, वापस आ जाते हैं। तो इस टाइम पे जाके डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है कि जब जितने वेपर्स बन रहे हो उतना ही वो कंडेंस होके क्या हो रहे हो, लिक्विड की फॉर्म में आ रहे हो, ठीक है। एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन becomes equal to rate of evaporation, ठीक है, कि इवेपोरेशन भी हो रही है लेकिन ऊपर मॉलिक्यूल पहले इतने ज्यादा है कि अगर 3 इवेपोरेट हुए तो 3 ही दोबारा कंडेंस होकर किस फॉर्म में आ जाएंगे, लिक्विड में। सिर्फ आपने यही रीजन लिखनी है कि वेसल अगर क्लोज्ड है तो सैचुरेशन इतनी बढ़ जाएगी कि वो कंडेंस होना स्टार्ट कर देंगे, तो जितनी इवेपोरेशन होगी उतनी ही कंडेंसेशन होगी, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। हेंस अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कौन सा होता है, जो दोनों तरफ चल रहा होता है, रुका नहीं होता, ठीक है, इज एस्टैब्लिश्ड। और ये कैसे एस्टैब्लिश होगा स्टूडेंट्स, रेट ऑफ इवेपोरेशन, मतलब हम यहां लिखेंगे लिक्विड, ये जा रहा है वेपर्स में, और ये प्रोसीजर है इवेपोरेशन, ठीक है, और वेपर्स दोबारा लिक्विड में आ रहे हैं, ये क्या है, कंडेंसेशन। तो इक्विलिब्रियम पे ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन क्या जाते हैं बराबर, क्योंकि ऊपर से वेसल क्या है, क्लोज है, ठीक है। ये इसका बड़ा लॉजिकल सा आंसर बनता है। अच्छा जी, ई देखें, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफरेंट एट लाहौर एंड मरी हिल्स, ठीक है। तो अच्छा इसकी ना, ये मरी हिल्स के अलावा आपसे माउंट एवरेस्ट का क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, या सिर्फ ऐसे आ सकता है कि हाइट के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है, ठीक है। तो रीजन ये है कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर
एक्सटर्नल प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। अब लाहौर पे तो एक्सटर्नल प्रेशर जो हवा का दबाव है वो 760 टॉर है, ठीक है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है सी लेवल के ऊपर, जिसको हम कहते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हम हाइट पे जाते हैं, मरी चले गए, तो मरी पे जैसे जैसे हाइट बढ़ती है एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है, तो मरी पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 700 टॉर रह जाता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो कम टेम्परेचर के ऊपर ही लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो बाहर वाले प्रेशर के क्या हो जाएगा, इक्वल। देखिए ऊपर से दबाव कम है तो नीचे वाले से लगने वाला प्रेशर भी जल्दी उसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिक्विड क्या शुरू कर देगा, बॉयल करना शुरू कर देगा लो टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो एट लाहौर, आप आंसर लिखें, एट लाहौर एक्सटर्नल प्रेशर इज 760 टॉर, ठीक है। एंड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, बट एट मरी हिल्स ड्यू टू हाइट एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीजेस, कम हो जाता है। कितना हो जाता है, 700 टॉर अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन इतना ही कम होके इतना ही हो जाता है 700 टॉर, ठीक है। सो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर becomes equal to 700 torr at लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर के ऊपर, कितने के ऊपर, 98 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बिकम्स इक्वल टू 700, यानी कि पानी का वेपर प्रेशर 98 के ऊपर ही बाहर वाले एक्सटर्नल प्रेशर की क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इसीलिए मरी पे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट है, ठीक है। और लाहौर पे जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स वो क्या है, डिफरेंट है, ओके। एफ देखें स्टूडेंट्स, डिस्कस द सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लो डेंसिटी ऑफ आइस की लो डेंसिटी के सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, मतलब वो जो हमें नजर आते हैं टू लिक्विड वाटर, यानी कि पानी की निस्बत इसकी डेंसिटी कम होने के कॉन्सिक्वेंसेज क्या है इन नेचुरल एनवायरनमेंट, कुदरती तौर पे। अच्छा, अब स्टूडेंट्स आइस जब फ्रीज होती है ना तो मॉलिक्यूल्स की रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से उनके दरमियान में स्पेस बढ़ता है, तो इसका मतलब आइस का वॉल्यूम बढ़ा। किसी भी चीज का जब डेंसिटी होती है मैस ओवर वॉल्यूम, जब ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। आइस की डेंसिटी पानी की निस्बत कम होती है, और जिस चीज की डेंसिटी कम होती है पानी की निस्बत, वो पानी के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है। तो एक तो ये पहली फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि ड्यू टू लो डेंसिटी आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, ये पानी के ऊपर तैरती है, ठीक है। एंड क्रिएट्स एन इंसुलेशन फॉर फर्दर लॉस ऑफ हीट, के पानी में से मजीद हीट को बाहर सराउंडिंग में नहीं जाने देती। अगर आइस की लेयर नहीं ना बनेगी तो सारी हीट पानी से निकल के सर्दियों में बाहर आ जाएगी और सारे का सारा वो वाटर बॉडी क्या हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, ठीक है। इंसुलेशन करती है फॉर फर्दर कूलिंग ऑफ वाटर अंडरनीथ, नीचे मौजूद पानी को मजीद ठंडा होने नहीं देती। तो प्रिवेंट्स, क्या किस चीज से बचाती है, कंप्लीटली फ्रीजिंग ऑफ वाटर बॉडी, कि वाटर बॉडी मुकम्मल तौर पे फ्रीज नहीं होती, सिर्फ उसके टॉप के ऊपर आइस की एक लेयर बन जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी रीजन, ड्यू टू आइस insulation, temperature of water underneath remains constant, ठीक है। ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठंडा नहीं होता। मतलब जब एक इंसुलेटिंग शीट बन गई तो नीचे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है,
तो प्रिवेंट करते हैं फ्रीजिंग, इसको ऐसे लिखें बल्कि ड्यू टू आइस इंसुलेशन, ठीक है, इंसुलेशन की वजह से वाटर अंडरनीथ डज नॉट फ्रीज, ये जमता नहीं है, डज नॉट फ्रीज, ठीक है, हेल्पिंग इक्वेटिक लाइफ, इक्वेटिक लाइफ क्या होती है, टू सर्वाइव। मैं बताता हूं, जब पानी अगर जम जाता तो नीचे मौजूद मछलियां, ये कछुए, केकड़े, पानी के अंदर जो जेली फिशेस, पता नहीं क्या क्या मौजूद होता है, एक्वेटिक लाइफ इसको कहते हैं, ठीक है। अगर पानी सारा जम जाता तो स्टूडेंट्स वो वहां पे सरवाइव ना कर सकते। तो जो आइस के ऊपर एक शीट बनती है उसका एक तो फायदा होता है कि वो पूरी वाटर बॉडी को फ्रीज होने से बचाता है, दूसरा वो हमें एक्वेटिव लाइफ को भी एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में भी सरवाइव करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये देखें ना, जब नीचे स्टूडेंट्स वाटर रहेगा ना ऊपर पर, तो वाटर का टेम्परेचर कभी भी 0 से कम नहीं होता था, वो 3-4 डिग्री पे, समंदर के नीचे भी पानी 3-4 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, तो वहां पे वो चीजें क्या रहती हैं, सरवाइव कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद एन एक्सटर्नल प्रेशर राइज। ये वही बात हो गई कि जब मरी में गए थे तो एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया था तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया था, जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। आपने ये चीज लिखनी है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बिकॉज वजह, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर है, ठीक है। ये मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं। बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अब अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है तो वाटर को भी या किसी भी लिक्विड को भी बॉइलिंग ज्यादा टेम्परेचर लेके ज्यादा वेपर्स बनाने पड़ेंगे ताकि उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा हो, जो बाहर वाले ज्यादा के क्या हो, इक्वल हो। तो जैसे जैसे बाहर वाला बढ़ रहा है तो लिक्विड को भी ज्यादा वेपर बनाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा स्टूडेंट्स, ज्यादा होगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर of a liquid becomes equal to external pressure, ठीक है, जिस पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के क्या हो जाता है, इक्वल होता है। इफ, तो यहां पे हम लिखें ग्रेटर द एक्सटर्नल प्रेशर, जैसे जैसे बाहर वाला प्रेशर ज्यादा होगा, अगर बढ़ रहा है, ज्यादा है, ठीक है, मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। देखें बाहर वाला प्रेशर बढ़ गया तो वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट चाहिए होगी, ठीक है, ऑफ लिक्विड। हेंस जब ज्यादा हीट चाहिए होगी बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर, वो क्या होगा स्टूडेंट्स, ज्यादा होगा ही होगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ही कम है तो थोड़ा सा टेम्परेचर, थोड़ी सी हीट देंगे तो फौरन से जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, मेंशन 4 आइटम्स इन विच लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड। तो ये बड़े आसान से इसके 4 यूज हैं। आपके पास ये जितने भी कैलकुलेटर्स होते हैं इसमें भी एलसीडीज होती हैं, ठीक है। तो दूसरी फिर लैपटॉप की स्क्रीन ही हो गई, लैपटॉप्स के अंदर। तीसरा मोबाइल के अंदर भी आपको पता है मोबाइल फोन्स लिक्विड एलसीडी डिस्प्ले होता है, ठीक है। चौथा, ये बड़ी अच्छी इसकी है मूड रिंग्स, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ये ऐसी रिंग्स होती हैं जिनका कलर, जिसने रिंग पहनी होगी उसके मूड के मुताबिक इसका कलर क्या होता है, चेंज होता है। इसके अलावा भी कैलकुलेटर्स के अंदर, मोबाइल फोन्स के अंदर, टीवी के अंदर, जहां पे भी डिस्प्ले होगा, डिजिटल वॉचेस लिख लें आप, ठीक है, डिजिटल वॉचेस, इन सब में ये क्या होते हैं, यूज होते हैं, ओके। हाउ डू यू डिफरेंशिएट, आई हमारे पास है कि आप कैसे फर्क करेंगे क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर। तो ये भी रट्टे वाला क्वेश्चन है बेसिकली। अगर आपने क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड वाला टॉपिक देखा हो तो आप बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, फिर भी मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं।
अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले जो इसमें था ना, हमने पढ़ा था वो था अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करें, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो पहला था रेगुलर थ्री डायमेंशनल लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, नो रेगुलर अरेंजमेंट्स, लॉन्ग रेंज तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ओनली शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज ऑर्डर इसमें हो सकता है, ठीक है, जिसका नाम क्या था, क्रिस्टलाइट्स नाम था, ठीक है। दूसरा, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स शार्प, मेल्टिंग पॉइंट्स आर शार्प, मतलब ये एक खास टेम्परेचर पे पहुंचते ही पिघल जाएंगे, ठीक है। इनका क्या होता है, दे मेल्ट ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ साथ ये पहले शुरू में नरम होते हैं, फिर लिक्विड मतलब थोड़ा सा विस्कस लिक्विड बनाते हैं, फिर जाके ये क्या होता है, मेल्ट होते हैं। जबकि ये नमक, चीनी, डायमंड, ये चीजें ऐसी होती हैं जब एक खास टेम्परेचर पे पहुंचेंगे तो फौरन से मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसमें होते हैं क्लीवेज प्लेन्स होते हैं, कि जब ये टूटते हैं तो एक खास तरतीब से टूटते हैं, ठीक है। और जब इसमें ये रैंडमली ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, नो क्लीवेज प्लेन्स। फिर उसके बाद ये एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, डायरेक्शन पे इनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, ठीक है। इसके अंदर ये आइसोट्रोपिक होते हैं, मतलब इनकी प्रॉपर्टीज डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। फिर आप एग्जांपल्स लिखते हैं, डायमंड, सॉल्ट, ये जो आपके पास NaCl है, जबकि इसकी एग्जांपल हो सकती है रबर, हो सकती है ग्लास, हो सकती है, ठीक है। और ये प्लास्टिक, ये इसकी क्या है स्टूडेंट्स, एग्जांपल है। आप इस तरह में क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट, इन्हीं को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें, जे प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेन। प्रोपेनॉन 3 कार्बन वाला, ठीक है, लेकिन दरमियान वाला होगा कार्बोनाइल कार्बन, फिर ये भी CH3, ये भी CH3, लेकिन ये एक पोलर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। पोलर कैसे, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, और ये जो बेसिकली ऐसे बनाए, ये भी असल में ऐसे होते हैं, CH3, ठीक है, और CH3, ये एक पोलर मॉलिक्यूल बनता है, नॉन पोलर नहीं बनता। फिर ये है प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। दूसरा है प्रोपेनॉल, 3 कार्बन वाला, लेकिन एंड पे OH लगा होगा, ठीक है, O और H, ये एक पोलर, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव, और इसमें OH बॉन्ड आ गया तो ये इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। फिर ये है प्रोपेनॉल। फिर आ गया लास्ट पे ब्यूटेन, ठीक है, कौन सा, ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला, CH3, CH2, CH2, और फिर एंड पे CH3। अब इन सब का मॉलिक्यूलर मास तो सेम है, जब मॉलिक्यूलर मास सेम हो तो यहाँ पे जो हमारे पास लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं, जिसको हम इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं, वो तो तकरीबन होगी सेम। बाकी अब इनमें कौन सी फोर्सेस डोमिनेट करेंगी, देखें, प्रोपेन पहले हम लिखते हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके अंदर, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग होती है। हमने इसको कैसे अरेंज करना है, प्रोपेन ब्यूटेन हैव सिमिलर रिलेटिव एटॉमिक मासेस, लिस्ट देम इन एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। हमने किस तरह लिखना है, इंक्रीजिंग, के सबसे कम किसके होंगे, वो पहले ब्यूटेन का सबसे कम है, ये ब्यूटेन, ठीक है, इसके सबसे कम, इससे ज्यादा होंगे प्रोपेनॉन के, क्योंकि ये पोलर तो है, ठीक है, लेकिन सिर्फ इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होगी, जबकि ये पोलर भी और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। इसके अंदर हम यहां पे लिखेंगे ब्यूटेन हैज ओनली वीक लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, कौन सी, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। इसका इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट सबसे क्या है, कम है। फिर प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन हैविंग परमानेंट डाइपोल, ठीक है, इट हैज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस,
जो कि हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल से ये परमानेंट डाइपोल वाली क्या होती है स्टूडेंट, स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग होने की वजह से इनके दरमियान इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। जबकि प्रोपेनोल इसमें तो आ गया OH बॉन्ड, ठीक है, क्या है OH बॉन्ड, हेंस इट हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या होती है, विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। किसी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, सबसे स्ट्रांग होती है, हेंस प्रोपेनोल हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग गिवन थ्री। जो तीन उसने हमें दिए हुए हैं उनमें से इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे क्या है, ज्यादा है। ब्यूटेन में सिर्फ इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल होते हैं, ये ब्यूटेन, ठीक है। ये प्रोपेनोन, ये दरमियान में कार्बोनाइल कार्बन होती है, और ये प्रोपेनोल में OH बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ये था हमारे पास जे। के है हमारे पास फ्रेंड्स, डिस्कस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलेटिवली हाई सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। के पानी की हाई सरफेस टेंशन में हाइड्रोजन इसका क्या किरदार है। देखिए सरफेस टेंशन पता है क्या होती है, सरफेस टेंशन इज इनवर्ड पुल, जो खिंचाव होता है, ठीक है। सरफेस पे मौजूद मॉलिक्यूल्स पे जो पीछे मौजूद मॉलिक्यूल्स का खिंचाव है वो क्या होती है, सरफेस टेंशन। अगर ये खिंचाव ज्यादा है तो सरफेस टेंशन क्या होगी स्टूडेंट्स, ज्यादा होगी, ठीक है, ठीक है। सरफेस टेंशन इज इनवर्ड पुल एक्सपीरियंस्ड बाय द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस, सरफेस पे मौजूद मॉलिक्यूल्स में ड्यू टू बल्क मॉलिक्यूल्स अंडर देम, उनके नीचे मौजूद मॉलिक्यूल्स की वजह से वो जो इनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करते हैं इसको कहते हैं सरफेस टेंशन, ठीक है। वेयर एज इन वाटर देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पानी में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विच इज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, पानी में मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। हेंस सरफेस मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड विद, इनको खींचते हैं स्ट्रॉन्गर फोर्स, ज्यादा फोर्स से खींचेंगे, हेंस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज हायर, पानी की सरफेस टेंशन क्या है, हाई है। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे लॉजिकल हैं, इनके कोई पेट आंसर नहीं होते, रीजन सेम होती है लेकिन वर्डिंग सारी आपकी अपनी होनी चाहिए। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल डोमिनेट इन फॉलोइंग, नीचे दिए गए में कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी, आपके पास L है, ठीक है। NH3 नाइट्रोजन के साथ एक, जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो, ठीक है, तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, ठीक है। ये अपनी तरह के दूसरे नाइट्रोजन के साथ क्या शो करेगा, देखिए यहाँ पे अगर NH3 दूसरा होगा ना ऐसे, तो ये इस नाइट्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के दरमियान क्या होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होंगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आर्गन, ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर के दरमियान में कौन सी होती है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, जिसको हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं। ये नोबल गैस है, लिक्विड तो है लेकिन कौन सी फोर्सेस है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, सिंगल मॉलिक्यूल है, ना कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ ना कोई बॉन्ड है, ठीक है। फिर आ गया CH3COO ये अभी हमने प्रोपेनोन बनाई, ये वाली, ये क्योंकि पोलर होती है तो इसके दरमियान में परमानेंट डाइपोल फोर्सेस होंगी, ये वाली प्रोपेनोन, ठीक है। लास्ट आ गया एंड पे OH आ गया ना, अल्कोहल, ये तो प्रोपेनोल है, ये मेथनॉल है, एक वाले को कहते हैं मेथनॉल OH। जब एंड पे OH बॉन्ड आ जाए ना तो ये इसमें कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। तो ये वाली फोर्सेस इन मॉलिक्यूल्स के अंदर पाई जाती हैं। लास्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स,
लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स। शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा और इसका आंसर छोटा सा ही है, ठीक है। कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मैसेज, ये बॉइलिंग पॉइंट और ये मोलर मैसेज ऑफ सम हाइड्राइड्स, हाइड्राइड्स मतलब जिनके हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, ठीक है, किसके किसके, ऑफ फर्स्ट रो एलिमेंट, ये कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पहली रो में पाए जाते हैं, ठीक है, ये पहली रो के एलिमेंट्स ऑफ इन्वॉल्व, ठीक है, सजेस्ट रीजन फॉर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट में ये इतना फर्क क्यों है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की बेस के ऊपर, एंड नेचर ऑफ फोर्सेस, कि किस किस्म की फोर्सेस इनके दरमियान में पाई जाती है। देखें अब इनके मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास सेम होने का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि अगर तो इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा होना, तो जिस चीज का मास ज्यादा होता है उसमें इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस क्या होती हैं ज्यादा, लेकिन इनके मोलर मैसेज तो तकरीबन सेम है, या फिर इंक्रीज है भी तो एक एक का, तो 16 से 17 गए तो 112 के बजाय 114 हो जाता है, 115 हो जाता है, लेकिन ये 240 हो गया बॉइलिंग पॉइंट, ये केल्विन में है, किसमें है, केल्विन में है। उसके बाद 240 से 373, ये 100 डिग्री सेल्सियस बनता है वाटर का, ठीक है, ये केल्विन में लिखा हुआ है, हालांकि 17 से सिर्फ कितना हुआ, 18 हुआ, तो ये वजह क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, ये जो मॉलिक्यूल है CH4, इसकी ये वाली शेप होती है, ये एक हाइड्रोजन पीछे लगा हुआ है जो मैंने नीचे बनाया, ये नॉन पोलर होता है, ठीक है, नॉन पोलर, तो आप लिखेंगे CH4 इज नॉन पोलर, ठीक है, तो इसके दरमियान क्या होती है, वेरी वीक इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना क्या होता है, कम होता है, ठीक है। जबकि NH3 पोलर मॉलिक्यूल है, एक तो टाइप हो गई पोलर, फिर इसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉइलिंग पॉइंट, जबकि वाटर, वाटर भी पोलर, लेकिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, इसीलिए हेंस बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बहुत हाई। CH4 नॉन पोलर, वीक इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम, कह ले कि ना होने के बराबर है, गैस में होता है उसमें तो वैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, होना होने के बराबर। ये अमोनिया जो है ये पोलर है, ठीक है, और इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है पर मॉलिक्यूल, जिसके वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया उसकी निस्बत। जबकि जो वाटर है ना, वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एक मॉलिक्यूल में, इसीलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हुए, होप सो आप लोगों को ये अच्छे से समझ आए होंगे। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।